राजकुमार वीर नदी के पास खड़े प्रकृति का आनंद ले रहे थे। अरे वाह! इस नदी के किनारे कितनी ठंडक है। इस भीषण गर्मी में यहाँ आकर सारी थकान और गर्मी पल भर में दूर हो गई। यहाँ की हवा कितनी शुद्ध और ताजगी भरी है। राजकुमार वीर ये सोच ही रहे थे कि तभी उनकी प्रेमिका प्रिया वहां आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था, पर तुमने मुझे धोखा दिया है। राजकुमार, मैं तुमसे विवाह करके इस राज्य की महारानी बनना चाहती थी, पर तुमने मुझे ठुकरा दिया, तो मैं तुम्हें राजकुमार बने हुए कैसे रहने दूंगी। फिर प्रिया मंत्र पढ़ने लगती है। तभी तेज रोशनी के साथ राजकुमार वीर गधा बन जाता है। ये ये तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ, मुझे गधा क्यों बना दिया? तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। अब तुम इसी रूप में भटकते रहोगे और चाह कर भी किसी से अपना सच नहीं बता पाओगे। प्रिया हंसते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के एक घर में लीलावती अपनी बड़ी बहू सुजाता, बड़े बेटे विनोद, दूसरे बेटे राहुल और बेटी काव्या के साथ रहती थी। एक दिन लीलावती अपनी बहू सुजाता से कहती है, अरे ओ बहू, क्या कर रही हो? मैं काव्या के लिए रिश्ता देखने पड़ोस के गांव जा रही हूँ। तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। लीलावती वहां से चली जाती है। तभी सुजाता मिट्टी का घड़ा लेकर काव्या के पास आती है। काव्या, तुम बैठी बैठी क्या कर रही हो? देखो माँ जी तुम्हारे रिश्ते की बात करने गई हैं। तुम जाकर एक घड़ा पानी ले आओ। ठीक है भाभी, मैं ले आती हूँ। काव्या मिट्टी का घड़ा लेकर वहां से चली जाती है। बहुत समय हो गया, मैं अब औरों के खर्च का बोझ नहीं उठा सकती। सबको देखो, सब अपनी मौज में रहते हैं। क्या मैं ही इस घर की नौकरानी बनी रहूं? अब तो मैं फैसला करके रहूंगी कि मुझे क्या करना है। सुजाता परेशान हो रही होती है कि तभी राहुल ममता से शादी करके वहां आ जाता है। राहुल के साथ ममता को देखते ही सुजाता घबरा जाती है। अरे, ये क्या देवर जी, आप ये किसे लेकर आ गए? भाभी, माफ कर दीजिए। मैं ममता से बहुत प्रेम करता था और इसकी माँ जबरदस्ती इसका विवाह कहीं और कराना चाहती थी। इसीलिए मैंने ममता से विवाह कर लिया। माँ, माँ कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो तो पड़ोस के गांव गई है काव्या के लिए लड़का देखने। अच्छा ठीक है, माँ आएंगी तो मैं उन्हें ममता के बारे में बता दूंगा। भाभी, फिलहाल आप ममता को अंदर ले जाइए, ये थक गई होगी। सुजाता ममता को लेकर अंदर चली जाती है। भाभी, माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आप लोगों को बिना बताए शादी कर ली। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब तुम जाकर आराम कर लो, बहुत थकी हुई लग रही हो। ममता कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद सुजाता खुद से बात करने लगी। बस अब यही एक बोझ कम था। ये लोग खुद तो कुछ काम करते नहीं और घर में आदमी बढ़ते जा रहे हैं। मैं और मेरे पति कमाते कमाते घिस जाएंगे, पर इन सब का पेट कभी नहीं भरेगा। मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतने में लीलावती वापस आ जाती है। घर में ममता को देखकर वो ठिठक जाती है। ये क्या? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ? माँ जी, माफ कर दीजिए, मैं आपकी छोटी बहू हूँ। राहुल ने मुझसे शादी की है। क्या? राहुल ने तो कहा था कि पहले वो अपनी बहन की शादी करेगा, लेकिन उसने तो खुद ही शादी कर ली। तभी राहुल आ जाता है। माफ कर दो माँ, कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। माँ जी, आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। बस आप हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा, चलो, कोई बात नहीं।
वैसे तुम दिखने में बहुत सुंदर हो और संस्कारी भी लगती हो। अब मेरे बेटे ने तुमसे विवाह किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। हाँ, सच में भाभी, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। भैया, आप तो भाभी को लाखों में एक चुनकर लाए हैं। काव्या और लीलावती ममता की खूब तारीफ करते हैं। वहीं दूर खड़ी सुजाता ये सब देख रही होती है। मैंने सोचा था ये लोग आएंगे तो खूब लड़ाई झगड़ा होगा और माँ जी इन दोनों को घर से निकाल देंगे, जिससे हमारे घर का खर्चा कम होगा। पर यहाँ तो सभी ने हंसी खुशी अपना रहे हैं। देखो तो कैसे संस्कारी बहू का नाटक कर रही है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता है। ममता वाकई एक बहुत अच्छी बहू साबित होती है, जिससे घर वाले हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हैं। सुजाता अंदर ही अंदर जलती रहती है। एक दिन सुजाता मौका देखकर ममता से कहती है, देखो ममता, तुम अब मेरी देवरानी हो। आखिर कब तक तुम इस घर की सेवा करके अच्छी बहू बनने का नाटक करती रहोगी? तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम माँ जी और काव्या को घर से निकाल देंगे। काव्या का रिश्ता तो हो नहीं रहा और घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। फालतू के दो लोगों का बोझ हम क्यों उठाएं? दीदी, माफ कर दीजिए, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकती। माँ जी मेरी अपनी माँ के समान है और काव्या वो मेरी छोटी बहन जैसी। मैं उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। ममता वहाँ से चली जाती है और सुजाता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अच्छा, तो ये मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मेरे साथ नहीं आएगी। कोई बात नहीं, अब जो मैं करूंगी वो तुम्हें और इन सब को भुगतना होगा। शाम को सुजाता का पति विनोद घर आता है तो वो देखता है कि सुजाता अपने कमरे में उदास बैठी है। क्या बताऊं विनोद, मैं इस भीषण गर्मी में दिन रात काम करती रहती हूँ, पर इस घर में कोई मेरी कद्र नहीं करता। आखिर कब तक हम इन सब का बोझ ढोते रहेंगे? आप कमाते कमाते थक गए हैं और मैं घर की जरूरतें पूरी करते करते, पर इस घर की जरूरतें खत्म ही नहीं होती। बात तो तुम ठीक कहती हो सुजाता। काम करते करते मैं भी अब थकने लगा हूँ, लेकिन मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, माँ जी अब बूढ़ी हो गई हैं, उनका बोझ हम कब तक सहेंगे? ऊपर से काव्या कुंवारी बैठी है, उसकी शादी में लाखों का खर्च होगा। हम अपनी मेहनत की कमाई इन पर क्यों लुटाएं? राहुल और ममता भी अपना ही देख रहे हैं। हमें अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम सही कह रही हो, मैं भी अपनी मेहनत लुटाकर थक गया हूँ। मुझे भी अब कुछ करना ही पड़ेगा। तो देर मत कीजिए, वरना ये लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। फिर विनोद रात के अंधेरे में दबे पांव घर की अलमारी से जायदाद के कागज चोरी चुपके निकाल लेता है और घर से बाहर चला जाता है। अगली सुबह लीलावती और घर के बाकी सदस्य बैठे होते हैं। तभी अचानक एक सेठ वहां आ धमकता है। अरे, तुम लोग अभी तक यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से। तुम ये क्या कह रहे हो? ये तो मेरा घर है, मैं यहाँ से भला क्यों निकलूं? और तुम कौन हो? ये घर अब तुम्हारा नहीं, बल्कि ये घर बिक चुका है और इस घर का असली मालिक मैं हूँ। ये देखो, ये घर के कागज, और अब तुम सब यहाँ से निकलो। निकलो यहाँ से। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर तो मेरे पिताजी के नाम पर था। ये सब झूठ है। अगर तुम लोग शांति से नहीं निकले तो तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माँ जी, अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग बाहर चलते हैं, बाद में हम देखेंगे कि ये कागज असली है या नकली। लेकिन माँ, इस भीषण गर्मी में हम जाएंगे कहाँ? बहुत ठीक कह रही है काव्या, अभी लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। चलो बेटा, बाहर चलते हैं। फिर जैसे ही सब घर के बाहर आते हैं, सेठ घर के दरवाजे पर ताला मार देता है
और चाबी लेकर विनोद के हाथ में रख देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या भैया, ये सेठ चाबी आपके हाथ में क्यों दे रहा है? क्योंकि अब इस घर का असली मालिक मैं हूँ। मैंने ये सब नाटक इसलिए किया ताकि तुम सबको यहाँ से निकाल सकूं। ये चाबी अब मेरे पास ही रहेगी। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ये घर तेरे स्वर्गवासी पिताजी की निशानी है। तू अपनी ही माँ और भाई बहन को इस तरह बेघर कैसे कर सकता है? माँ जी, अब ये नाटक बंद कीजिए। क्या हमने आप सबकी जिम्मेदारी उठाने का ठेका ले रखा है? मेरे पति दिन भर पसीना बहाते हैं और आप सब बैठकर खाते हैं। हमें आप जैसा बोझ और नहीं चाहिए। माँ, जब मैं 10 साल का था तब से काम कर रहा हूँ। पिताजी की बीमारी में भी मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, फिर भी वो नहीं बचे। मैं थक चुका हूँ। मुझे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। अगर आज मैं कठोर नहीं बना तो मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए निकल जाओ यहाँ से। भैया, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? क्या आपको अपनी छोटी बहन पर भी तरस नहीं आता? विनोद, अगर तू हमें निकालना ही चाहता है तो निकाल दे। कम से कम काव्या को तो घर के अंदर रहने दे। जवान बेटी है, बाहर जाएगी तो दुनिया क्या कहेगी? हाँ नहीं, मुझे किसी भी तरह का बोझ अब इस घर पर नहीं चाहिए। निकल जाओ सबके सब यहाँ से। सुजाता और विनोद जबरदस्ती चारों को घर से निकाल देते हैं। चारों रोते हुए गांव के गलियों से गुजरते हैं। उन्हें इस हाल में देखकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वाह लीलावती, बड़े अच्छे संस्कार दिए अपनी औलाद को। जवान बेटी और बूढ़ी माँ को सड़क पर ला खड़ा किया। सही कहा। जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। देखो, आज इनका सगा बेटा ही इन्हें जलील कर रहा है। हाँ। इतनी कड़वी बातें सुनकर लीलावती का दिल बैठ जाता है। वो खुद को संभालती है। बेटा राहुल, इन बातों पर ध्यान मत देना। ये लोग बस जख्मों पर नमक छिड़कना जानते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो, हम किसी और से मदद मांगते हैं। राहुल और ममता गांव के कई लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, पर विनोद के डर से या बदनामी के डर से कोई उनकी मदद नहीं करता। थक हार कर सब नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। बेटा, अब और कहीं जाने की जगह नहीं है। क्यों ना हम यहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना लें। जब तक कोई और इंतजाम नहीं हो जाता, हम यहीं सर छिपा लेंगे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो, हम सब मिलकर यहीं अपना आशियाना बनाते हैं। ममता, राहुल और काव्या मिलकर लकड़ियां और घास इकट्ठा करते हैं और गर्मी में नदी के किनारे एक छोटा सा घर बना लेते हैं। फिर वो नदी किनारे बने उस घर में रहने लगते हैं। माँ, इस गर्मी में रहने का तो इंतजाम हो गया, पर अब खाने का इंतजाम करना होगा। आप लोग यहीं रहिए, मैं खाने का इंतजाम करने जाता हूँ। कहीं कुछ काम मिल जाए। हाँ बेटा, बिना काम किए तो हमारा पेट नहीं भरेगा। फिर राहुल वहां से चला जाता है और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। राहुल को कहीं कोई काम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इतनी दिक्कतों के बाद भी चारों खुशी से उस घर में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजाता और विनोद खुशी पूर्वक पूरे घर में रहते हैं। हाँ, देखो तो सही, जब सब थे तो ये घर कितना छोटा था और खर्च भी कितने थे। अब तो हम लोग राजा रानी की तरह रह रहे हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे, मैंने भी पहले कभी नहीं सोचा था कि उन सब के जाने के बाद मेरा इतना खर्चा बचेगा। सच में तुम तो मेरी कमाल की पत्नी हो। चलो, अब मैं तो एक काम वाली को भी रख लूंगी।
ताकि मैं रानी की तरह रह सकूं। लेकिन उससे पहले तो कुछ कपड़े धोने ही पड़ेंगे। मैं जाकर कपड़े धो लेती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे भी एक सेठ के यहाँ अब तो मुंशी का काम मिल गया है, तो अब मैं और भी ज्यादा धन कमाऊंगा। इतना कहकर विनोद वहां से चला जाता है और सुजाता भी कपड़े लेकर वहां से निकल पड़ती है। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है तो देखती है कि ममता नदी किनारे बने घर के बाहर सफाई कर रही है। सुजाता जल्दी से ममता के पास जाती है और उससे कहती है, दीदी आप यहाँ? तुम भिखारी होकर मुझे दीदी क्यों कह रही हो? अरे अगर उस वक्त मेरी बात मान लेती तो आज तू भी मेरे साथ रानियों की तरह रहती, ना कि यहाँ झोपड़ी में एक नौकरानी की तरह। अरे अभी भी वक्त है, इन दोनों को छोड़ दे और हमारे साथ आ जाओ, फिर तुम भी एक अच्छा जीवन जी सकती हो। नहीं दीदी, माँ जी और काव्या, मैं इन दोनों को कभी नहीं छोड़ सकती। मेरा फैसला उस वक्त जो था वही फैसला अभी भी है, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर ममता वहां से चली जाती है। अरे ये तो भिखारी हो गई है, लेकिन फिर भी अकड़ तो देखो, अपने आप को कोई राजकुमारी समझ रही है, लेकिन वक्त के साथ इनकी भी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। फिर सुजाता वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। दवाई और ढंग से खाना ना मिलने की वजह से लीलावती की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ढंग से ध्यान भी नहीं रख पा रहा हूँ। माँ जी, हम अच्छे बेटे बहू नहीं बन पाए जो आपके लिए कुछ ना कर सके, और ना ही हम काव्या के लिए कोई ढंग का लड़का ढूंढ पा रहे हैं। नहीं बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, दुनिया के सबसे अच्छे बेटे बहू। और जब अपनों ने ही धोखा दे दिया तो हम दुनिया से क्या ही शिकायत कर सकते हैं। चिंता मत करो बेटा, देखना एक ना एक दिन ये मुश्किल भरे दिन जरूर खत्म हो जाएंगे। आज मैं कोई ना कोई काम तो लेकर ही लौटूंगा। राहुल आंखों में आंसू लिए घर से निकल पड़ता है। अब मैं क्या करूं? मुझे आज काम ढूंढकर जाना ही होगा। राहुल जैसे ही जा रहा होता है तभी रास्ते में मुखिया आते हैं। अरे ओ राहुल, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जवान बहन घर पर है और तू अभी तक उसका विवाह नहीं कर पाया। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरे भाई ने क्या किया है। धोखे से घर अपने नाम करवा लिया। ऐसे में मैं अपनी बहन की शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला पा रहा। तुम्हारा भाई एक नंबर का लालची है, लेकिन क्या करें, जवान बहन है, उसकी तो वक्त के साथ शादी करनी ही होगी। एक काम कर, तू यहाँ से सेठ धनीराम के घर चले जा, शायद उसके गोदाम में तेरे लायक कुछ काम हो। ठीक है मुखिया जी, मैं वहां पर जाऊंगा। वैसे भी तो गांव में कई जगह गया पर किसी ने काम नहीं दिया। घर में कई दिनों से भरपेट किसी ने खाना नहीं खाया है। उम्मीद है सेठ धनीराम मुझे काम जरूर देंगे। राहुल वहां से निकल पड़ता है और सेठ के यहाँ पहुंचता है, जहां उसका भाई विनोद मुंशी की जगह बैठा होता है। राहुल उससे कहता है, मुझे सेठ जी से मिलना है। सेठ जी यहाँ नहीं हैं, किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। मुझे बता दो क्या चाहिए। मैं काम की तलाश में आया हूँ, मुझे काम चाहिए। अच्छा, काम की तलाश में आए हो, लेकिन हमारे पास तो कोई काम नहीं है। तुम्हें कहीं और काम तलाश करना पड़ेगा। अपने भाई से जाकर मांगो, वो जरूर तुम्हें कोई ना कोई काम दे देगा। स्वार्थी और धोखेबाज इंसान से काम मांगने से अच्छा है कि मैं मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरूं। राहुल वहां से गुस्से में अपने घर चला जाता है। घर जाकर देखता है कि ममता उदास बैठी है। क्या हुआ ममता?
तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? क्या करूं, घर में कुछ भी नहीं है। क्या बनाऊं खाने के लिए? माँ जी को भी दवाई देनी है। दूर खड़ी काव्या अपने भैया और भाभी की बात सुन रही होती है। भाभी को मेरी और माँ की वजह से कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। काव्या वहाँ से निकलती है और पास के खेत में उसे बहुत सारी हरी सब्जियाँ दिखती है। क्यों ना मैं ये हरी सब्जियाँ ही तोड़ दूं? रोटी नहीं है तो कम से कम सब्जी खाकर माँ दवाई तो खा ही सकती हैं। काव्या जैसे ही सब्जियां तोड़ने लगती है, वहां से गुजर रही सुजाता ये देख लेती है। अच्छा, तो ये सब्जियां चुरा रही है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। सुजाता दौड़कर शंकर के घर पहुंचती है और दरवाजा पीटने लगती है। अरे, तुम घर का दरवाजा इस तरह क्यों पीट रही हो? अरे भाई साहब, आप यहाँ बैठे हैं और आपके खेतों में चोरी हो रही है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे खेत में चोरी कर सके? सुजाता शंकर को लेकर खेत में पहुंचती है, जहां काव्या सब्जी तोड़ रही होती है। तुम सब्जियां चुरा रही हो, नीच कहीं की? नहीं नहीं काका, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए बस थोड़ी सी सब्जियां तोड़ रही थी। अरे, खेती करने में कितनी मेहनत लगती है। खाद, पानी, बिजली कितनी महंगी आती है और तुम इसे मुफ्त में चुरा रही हो। अब देखो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शंकर कुछ गांव वालों को अपने खेत पर इकट्ठा कर लेता है और उनसे कहने लगता है, गांव वालों, कोई भी इस चोरनी से शादी मत करना। ये मेरे खेत की सब्जियां चुरा रही थी। सच में? अरे, तुम्हारे दिन खराब हैं, पर इतने भी खराब मत करो कि दूसरों की सब्जियां चुराने लगो। आप लोग मेरी बात पर यकीन करें, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, तुम सब्जियां नहीं चुरा रही थी, तो क्या हम सबको दिखाई नहीं दे रहा था कि तुम क्या कर रही थी? शंकर भाई ने बिल्कुल सही कहा, तुम जैसी चोरनी को कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। सब लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और काव्या रोते हुए घर आती है। बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। क्या हुआ काव्या, तुम इतना रो क्यों रही हो? अगर मैंने भाभी और माँ को सब बताया तो वो और परेशान हो जाएंगी। नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस घर की स्थिति के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हूँ। तभी राहुल आ जाता है। बेटा, कोई काम मिला क्या? नहीं माँ, आज भी कोई काम नहीं मिला, पर चिंता मत करो, कल एक और जगह का पता चला है, वहाँ काम जरूर मिलेगा। सभी बात कर ही रहे थे कि उतने में सुजाता आ जाती है। अरे ओ राहुल, घर में हो क्या? सुजाता की आवाज सुनकर सब घर से बाहर आते हैं। लीलावती गुस्से में कहती है, अब तू यहाँ क्या करने आई है? क्या अब भी तेरा मन नहीं भरा? हाँ? अरे, भले ही आप लोग मुझसे नफरत करो और मैंने कुछ भी किया हो, लेकिन हो तो आप अपने ही ना। देखिए, काव्या से कोई शादी नहीं करने वाला, क्योंकि इसने गांव में चोरी की है। ये सब्जी चुराते हुए पकड़ी गई। ये क्या कह रही हो काव्या बेटी, क्या तुम सब्जी चुराने गई थी? काव्या कुछ नहीं कहती, अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसकी खामोशी सब बयां कर रही थी। भाभी, आप पहेलियां मत बुझाइए, जो भी बात है साफ साफ कहिए। देखो, अब इस चोरनी से शादी तो कोई करने वाला नहीं है, इसलिए मैं एक सेठ का रिश्ता लेकर आई हूँ। वो भले ही 45 साल का है, लेकिन इस हाल में उससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा उसे। वो सेठ इसे शादी करने के लिए तैयार है। खबरदार जो मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता लाई। मेरी बच्ची अभी जवान है, वो सेठ अधेड़ उम्र का। मैं कभी नहीं मानूंगी इस रिश्ते के लिए। कुछ भी हो जाए, हम काव्या की शादी ऐसे इंसान से नहीं करेंगे।
मेरी वजह से माँ बीमार है, भैया दिन रात चिंता में रहते हैं और भाभी का भी बुरा हाल है। अगर मैं चली जाऊंगी तो कम से कम एक इंसान का बोझ तो कम होगा ही। भैया, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ। तुम क्या कह रही हो काव्या? नहीं, तुम उस बूढ़े इंसान से शादी नहीं करोगी। भले ही हमारे दिन खराब हैं, पर इतने भी नहीं कि हम अपनी इस सुंदर बहन को उसके पल्ले बांध दें। हाँ काव्या, तुम्हारे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम ऐसा मत करो। इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। मैंने कह दिया, मैं उस सेठ से शादी करने को तैयार हूँ, बस। देखा, गरीबी ऐसी चीज है कि सब रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। ठीक है, अब तैयार हो जाओ, मैं सेठ को जाकर बोल देती हूँ, कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी। सुजाता मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाती है और सेठ घनश्याम के घर पहुँचती है। सेठ जी, मैंने बात कर ली है और वो शादी के लिए मान भी गई है। अब मुझे मेरा धन दे दो। हाँ, क्यों नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सेठ घनश्याम सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली सुजाता की तरफ बढ़ा देता है। मेरी पहली पत्नी ना तो खूबसूरत है और ना ही मुझसे ढंग से बात करती है, पर तुम्हारी वजह से मुझे अब खूबसूरत पत्नी मिल जाएगी। सेठ जी, आने वाली पूर्णिमा को अब शादी कर लेना, मैं जरूर आऊंगी। सुजाता धन लेकर वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगा। काव्या के चेहरे पर उदासी छा गई। एक दिन वो तालाब के किनारे बैठकर रो रही होती है। मुझे माफ कर दो भाई, भाभी और माँ, मैं आप लोगों का दिल तोड़कर ये कदम उठा रही हूँ। काव्या फूट फूट कर रो रही होती है। तभी अचानक वहाँ एक गधा आ जाता है। तुम वहाँ शादी मत करो, वो सेठ अच्छा इंसान नहीं है। ये क्या, तुम गधे होकर बात कैसे कर सकते हो? तुम ये सब छोड़ो, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि तुम अगर उस इंसान से शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना। मेरे परिवार के लिए जो भला होने वाला है मैं वही करूंगी। काव्या वहाँ से घर की तरफ निकल जाती है। कल ही मेरी शादी होने वाली है और इससे पहले मैं शादी करूं, मुझे सेठ से कुछ बात करनी होगी। इतना कहकर काव्या वहाँ से निकल पड़ती है और सेठ घनश्याम की हवेली पहुँच जाती है, जहाँ सेठ हवेली के बाहर ही बैठा होता है। आओ काव्या, आओ, बताओ कैसे आना हुआ? कल तो हमारी शादी है और शादी से एक दिन पहले तुम यहाँ। सेठ जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है जो आपको माननी होगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। जब तुम जैसी सुंदर बीवी मिले तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। मेरी शर्त ये है कि मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन इसके बदले मेरे भाई को एक काम देना होगा जो वो हमेशा कर सके, और दूसरे गांव में एक पक्का मकान जिसमें मेरी माँ और भैया भाभी एक अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, मैं तुम्हारी ये सारी शर्तें पूरी करूंगा। काव्या वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सेठ कहने लगता है, ये क्या समझती है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि अपना पैसा पानी की तरह बहा दूंगा? अरे ये सब झूठ है। बस किसी तरह शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं करने वाला हूँ। पहले ही इसकी भाभी को इतना धन दे दिया है ताकि इससे मेरा रिश्ता हो जाए। अगले दिन सबके लाख मना करने के बाद भी सेठ घनश्याम और काव्या की शादी हो जाती है। जैसे ही सेठ काव्या को घर लाता है, सामने सेठ की पहली पत्नी खड़ी होती है। ये कौन है? ये मेरी पहली पत्नी है, पर तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या? यानी कि आप पहले से शादीशुदा थे, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए थी और अब तुम मेरी पत्नी हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से, खड़ी क्यों हो?
सेठ की पत्नी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना गलत फैसला कर लूंगी। बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी भाभी को ढेर सारा धन दिया है तुमसे शादी करने के लिए। अब वो सारा धन मैं तुमसे वसूल करूंगा। जाओ जल्दी। मैंने घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर दी है क्योंकि अब मैं वो सब पैसे तुमसे वसूल करूंगा। तुम मेरी पत्नी होने के साथ साथ इस घर का सारा काम भी करोगी। काव्या घर का काम कर रही होती है कि तभी वहां सुजाता आ जाती है। सुजाता के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा होता है। सेठ जी, अब मुझे और पैसे चाहिए। मैंने आपका इतनी सुंदर लड़की से विवाह करवाया है, आपने मुझे बहुत कम सिक्के दिए हैं। देखो सुजाता, मैं तुम्हें अब एक सिक्का भी नहीं दे सकता। और तुमने कौन सा बहुत बड़ा काम किया है। मुझे भी इस रिश्ते के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। अब जाओ यहाँ से। पास ही खड़ी काव्या ये सारी बातें सुन लेती है और भागकर सुजाता के सामने आती है। काव्या की आंखों में आंसू होते हैं। भाभी, ये आपने क्या किया? आपने किस जन्म का बदला निकाला है मुझसे? आप मेरी बड़ी भाभी हो, फिर भी आपने मेरे साथ इतना गलत किया। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं जाकर भैया और माँ को सब सच बता दूंगी। अच्छा, तो तुम सबको बताने वाली हो, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सेठ घनश्याम काव्या का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और कमरे में बंद कर देता है। बिल्कुल सही किया सेठ जी, इसे घर से निकलने मत देना ताकि ये किसी को हमारा राज न बता सके। सुजाता वहां से चली जाती है और काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाभी इतना नीचे गिर सकती है। अब मैं क्या करूं? मैं इनके चंगुल से कैसे निकलूं? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन आधी रात को काव्या घर के आंगन में बैठकर रो रही होती है कि तभी वहां वही गधा आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, अगर सेठ ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। काव्या, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चली गई तो वो मुझे ढूंढकर पकड़ लेंगे। पहले तुम मेरे साथ चलो तो सही। वो गधा काव्या को लेकर निकल पड़ता है और घने जंगलों में पहुँच जाता है। तुम कौन हो? तुमने मेरी मदद की है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। अगर तुम बोलने वाले गधे हो तो कोई साधारण जीव नहीं हो सकते। मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ, बल्कि मैं राजकुमार वीर हूँ। मुझे जादू की मदद से गधा बना दिया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता था और वो भी मुझसे प्रेम का दिखावा करती थी, पर वो मुझसे नहीं, मेरे राज्य से प्रेम करती थी और उसे हड़पना चाहती थी। जैसे ही मुझे गुप्तचर से ये सब पता चला और मैंने उसे ठुकरा दिया, तो उसने एक तांत्रिक की मदद से मुझे इस गधे के रूप में बदल दिया। तब से मैं किसी को अपना सच नहीं बता पाया, लेकिन एक गुरुदेव के कहने के मुताबिक तुम ही हो जो मुझे इस रूप से आजाद कर सकती हो। आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुमको मेरे इस रूप से विवाह करना होगा। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा हुआ तो मैं इसी वक्त मुक्त हो जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं हमेशा के लिए गधा ही बना रह जाऊंगा। मैं कोई देवी तो नहीं हूँ राजकुमार, लेकिन अगर आपके लिए मेरा इतना करने से इस श्राप से आप मुक्त हो जाओगे तो मैं ये जरूर करूंगी। काव्या उस गधे से यानी राजकुमार से विवाह कर लेती है। विवाह की रस्में पूरी होते ही चारों तरफ एक तेज रोशनी फैलती है। राजकुमार वीर अपने असली रूप में आ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में राजकुमार बन गए।
तुम्हारी वजह से ही मैं अपने इंसान के रूप में आ पाया हूँ काव्या। मैं तुम्हारी सारी तकलीफें जानता हूँ और अब मैं तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। राजकुमार वीर काव्या को लेकर उसके भाई राहुल के पास पहुंचती है। राहुल राजकुमार को देखकर दंग रह जाता है। आप यहाँ? राजकुमार वीर राहुल को सारा सच बता देता है। राजकुमार, मेरी बहन हमेशा से अच्छे कार्य ही करती है, लेकिन आज उसने एक बहुत ही महान कार्य किया है। राहुल, तुम लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ, मुझे सारा सच पता है। मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। राजकुमार वीर उन सभी को लेकर गांव के चौपाल पर आते हैं। उन्हें देख मुखिया और गांव वाले दंग रह जाते हैं। ये क्या राजकुमार, आप यहाँ? आप तो पिछले 6 महीनों से रहस्यमय तरीके से गायब थे। हर जगह आपकी तलाश हो रही थी। मुखिया जी, मेरी बात छोड़िए। यहाँ जो अन्याय हुआ है, मुझे उसका न्याय करना है। अभी इसी वक्त वो विनोद, उसकी पत्नी सुजाता और शेठ घनश्याम को यहाँ लेकर आओ। उन लोगों ने जो पाप किए हैं, उसकी सजा अब उन्हें मिलेगी। कुछ ही देर में गांव वाले उन तीनों को पकड़कर ले आते हैं। राजकुमार को अपने असली रूप में देखकर विनोद के होश उड़ जाते हैं। ये क्या राजकुमार, आप यहाँ? विनोद, तुम भाई के नाम पर कलंक हो। तुम दोनों पति पत्नी ने अपने ही परिवार के साथ जो छल किया, उसकी सजा अब तुम लोगों को मिलेगी। तुम दोनों के लिए ये सजा है कि तुम इसी वक्त इस गांव से निकल जाओ और आज के बाद फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। नहीं राजकुमार, ऐसा मत कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हम इस गर्मी में कहाँ जाएंगे? राजकुमार का फैसला बिल्कुल सही है। विनोद, अपनी पत्नी को लेकर निकल जाओ यहाँ से। हम लोग अब तक कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारे सिर पर इस लालची सेठ का हाथ था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मुझे जाने दो। घनश्याम, तुमने एक मासूम लड़की के साथ धोखा किया है, तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। आज से तुम सेठ नहीं, बल्कि एक भिखारी का जीवन जियोगे। तुम्हारी सारी धन संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी जाएगी। हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए राजकुमार। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा राजकुमार। हमारे राज्य में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैनिकों, इसे ले जाओ। मुखिया और गांव वाले राजकुमार के फैसले की जय जयकार करने लगते हैं। काव्या की आंखों में संतोष के आंसू आ जाते हैं। राजकुमार, अब हमें चलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि हमें हमारा घर और सम्मान दोनों वापस मिल गया। नहीं काव्या, मैं तुमसे पूरे सम्मान के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने एक बार प्रेम में धोखा खाया है और तुमने भी बहुत दुख झेले हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को मौका दें, तो हम एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। पर राजकुमार, हमारी बहन तो गरीब है। हम आपके बराबर के नहीं हैं। राहुल, तुम्हारी बहन लाखों में एक है। ऐसी निस्वार्थ और साहसी पत्नी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजकुमार, अगर आप ऐसा कह रहे हैं और मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे भी ये रिश्ता खुशी खुशी मंजूर है। फिर काव्या राजकुमार के साथ महल लौट जाती है और उस राज्य की रानी बनकर खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने लगती है।